सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की। हुकूमत ने वफाकी वज़ारतों और डिवीजन में अहम तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया है। अब वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार वज़ीर, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज़ के सुपुर्द कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस अहम फैसले को कुछ लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की है जैसे इनसे ये इख्तियारात वापस ले लिए गए हों। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का अगर कहा जाए तो उनका कहना है कि ये तासुर देने की कोशिश ना की जाए। ये तकर्रियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात काबीना ने वापस लिए हैं, बिल्कुल गलत तासुर है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही ये इख्तियारात वज़ारतों को दिए हैं। दूसरी जानिब अगर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की ही बात करें तो खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की है, जबकि उस जानिब से अभी कोई खामोशी इख्तियार की गई है, कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। लेकिन जब पार्टी का नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत की तो राना सना ने मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास तलब कर लिया है, जिसके बाद राना सना ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मियां साहब से दरख्वास्त कर दी गई है कि इस मुश्किल वक्त में, जी आप ये सुनिएगा, मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ नून लीग की दोबारा क़यादत करें। पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। अब अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं क्या इस तमाम सूरत हाल को कैसा देखते हैं और क्या आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नज़ीर लखारी और एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ हम्माद रोहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से और ज़ाहिर शाह शिराजी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। इस वक्त एहतशाम साहब क्या समझते हैं जिस तरह से अब से कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ ही अब फ्रंट फुट पर नजर आएंगे, तो किस तरह से अब आगे बढ़ता देख रहे हैं मामला को? एक जुमला जो भी आपने इंटरव्यू में कहा है, ये अपना प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी पावर को डेलीगेट किया है निचली सतह पे, इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा मौजू इम्पॉर्टेंट है। हमारी ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही कैसे ऑपरेट करती है, उस हवाले से आपको याद है लेट भुट्टो साहब के ज़माने में लगारी साहब को अच्छी तरह पता होगा, लेटर एंट्रेंस स्कीम लाई गई थी, जिसका मतलब है कि प्रोफेशनल बाहर से लाए जाएं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं देती। 50-60 सालों से यही काम हो रहा है। फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुआ, MP1 MP2 याद किया गया कि जी ये जो सेक्रेटरी लेवल के 20, 21, 22 के लोगों को 20-20 लाख 21 लाख के लोगों को लाया जाए, वो डिलीवर करें, वो भी खैर इतनी कामयाबी नहीं। वही दोबारा यही कर रहे हैं। अब ये किसी को नवाजने वाली बात है या वाकई सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने वाली ये बात है। दूसरी तरफ काबीना डिवीजन में देखें, प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए, वहाँ पे फाइलें और समरियाँ लीक हो रही हैं, कौन कर रहा है ये कुछ नहीं पता। अच्छी बात है अगर ढंग तरीके से की जाए, ब्यूरोक्रेसी के शैकल्स को तोड़ा जाए और रेड टेपिज्म ख़त्म हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल अपना जो आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए ना बहुत ही डिस्कंटल हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिसअपॉइंटेड हैं कि जो उनके साथ हुआ। एक दिन पहले तक वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, अब नहीं बन रहे, चाइना चले गए हैं। अब पहले खबर आई थी कि जी वो अपने ज़ाती हवाले से गए हैं, अपना कारोबार के हवाले से मैंने खबर ब्रेक की थी कि जी वहाँ अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। उस बात में भी वज़न है कि वो जो क्योंकि वहाँ पे इतने इश्यूज़ हो गए हैं लंदन में और वैसे भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, वहाँ मसाइल हैं उनके लिए, तो वो मॉर्टगेज का काम वो कहते हैं वहाँ पे चाइना में ज़्यादा, चाइना की हुकूमत ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगली बात यह कि पार्टी के अंदर इस वक्त देखें कोई लीडरशिप का फुकदान है। पंजाब में ख़ास तौर पर आप देख लें राना सनाउल्लाह, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब तो चले बन गए हैं, इस तरह बाकी दोनों ख्वाजाज जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको नहीं लाया गया। अब ये देखते हुए कि जी पार्टी तो तितर बितर हो रही है, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन असल बात है कि पार्टी इलेक्शन के बाद कहाँ खड़ी है। तो मेरा ख्याल है ये फैसला किया गया नवाज शरीफ साहब जो कहा जा रहा था शायद परमानेंट ही चले जाएं, लंदन और जद्दा बैठे रहें, कभी कभी आएँ। अब लग रहा है कि नहीं, वो एक तो ना सिर्फ यहाँ पंजाब में रहेंगे, पार्टी की क़यादत को संभालेंगे, रहबर के तौर पर नहीं। आपको याद है जब उनकी नायली हुई थी तो उन्होंने साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने उनको इस हद तक बदला लिया, पता नहीं किस बात का, कि उन्हें पार्टी प्रेसिडेंटशिप से भी उन्होंने महरूम कर दिया था। अब वो सदर बन जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये पार्टी के लिए अच्छा है। अब जो फैसले करने पड़ेंगे कि जी पार्टी को क्यों नुकसान हुआ, जो पंजाब में अब 50 सालों से हुकूमत कर रहे थे, जीत रहे थे, क्यों आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये उस लिहाज से बड़ा फैसला है कि शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये काम नहीं कर सकते, पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन करनी है और फिर ग्रास रूट तक लेके जाना है और फिर कितने अरसे में दोबारा ये PTI के मुकाबले में इसको दोबारा खड़ा करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। गौहर जी।
बहुत बड़ा चैलेंज है। लखारी साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई बहुत बड़ा अब चैलेंज हो गया है नून लीग के लिए अब सियासत करना? जिस तरह से राना साहब अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये बड़ी अहम बात की है कि अब नवाज शरीफ तमाम तर मामला देखेंगे, ये किस जानिब इशारा है सियासी तौर पे? मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ अरसे से ये महसूस कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स से स्पेस कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, और गैर सियासी एलिमेंट्स जो हैं स्टेट के वो अपना असर नसूख बढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो कुछ हुआ है, यानी पॉलिटिकल लोग फैसला नहीं करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म फैसला नहीं करेंगे, फिर ब्यूरोक्रेसी फैसला करेगी, और ब्यूरोक्रेसी भी दाएं देखेगी, बाएं देखेगी, ऊपर देखेगी, नीचे देखेगी, फिर फैसले होंगे, और फैसले में कौन सा इन्फ्लुएंस कहाँ काम करेगा। फिर मालूम होगा कि जनाब जिस तरह से 6 जज साहिबान ने खत लिखे हैं, इसी तरह से 6, 7, 8, 5, 10, 11 जो भी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वही 22 ग्रेड के वो खत लिख रहे होंगे कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल आगे चलकर पैदा हो सकती है कि ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह के खत लिखें, फिर सियासतदान भी इस तरह की बातें करें और स्पेस की बातें करें। तो ये सूरत हाल एक तरफ तो ये नज़र आ रही है। दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका अपना एक बहरान पैदा हुआ है। वो बहरान जो है वो शख्सियात अपने अपने अलग पोजीशन ले चुकी हैं। राना सनाउल्लाह की अलग पोजीशन है, मियाँ जावेद लतीफ़ की अलग पोजीशन है, ख्वाजा साद रफ़ीक की अलग पोजीशन है, और इसी तरह से जो है मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल तनहा एक तरफ को हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी समझ ली है कि वज़ीर आला पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन ये कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिमतों में चल रहे हैं। जो लोग पार्टी छोड़ रहे थे, अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन अमलन वो पार्टी छोड़ चुके हैं। शायद खाकान अब्बासी वो भूल गए या भुला दिया गया या कुछ याद नहीं था उनको कि उनकी सीट जब वो हार गए थे सआदत अब्बासी साहब से, तो उन्हें लाहौर में आकर इलेक्शन जितवा कर उनको कौमी असम्बली में लाया गया था, और पहले भी वो कोई मरकजी लीडरशिप का हिस्सा नहीं था। बहरहाल चूँकि वो उनके वालिद जनरल ज़िया की कोर टीम का हिस्सा थे, और वो बेचारे ओजड़ी कैंप के साने में जो है वो जाँ बहक हुए थे। फिर इनके नाम कुराए फाल निकला था, तो ये बाहर आगे आए थे। अब वो भी इस तरह से पार्टी के साथ नहीं है। पार्टी जो है बड़ी हद तक यानी सिंध तो में थी नहीं, और पंजाब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा भी नाम जितनी थी, अफराद कुछ लोग थे, और अब पंजाब में भी उसका शिराजा बिखर रहा है। पीटीआई की तरह उनके भी जो है वो अपने अफराद जो है अपने अपने ग्रोह बनाकर चला रहे हैं। देखते ही हैं कि सियासी स्पेस क्या बचता है इनके लिए, सियासी स्पेस क्या बचता है। शहनाज़ी साहब, आप इत्तफाक करते हैं लखारी साहब से, जैसे बड़ी अहम बात की है कि जिस तरह से पीटीआई का शराजा बिखरता हुआ दिखाई देता है, समझ रहे हैं कि वाकई नून लीग का मरकज़ में जो सियासत हो रही है उनका भी इसी तरह इख्तलाफात का शिकार है अंदरूनी? देखिए, बिल्कुल लखारी साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम है, और जो इस पहले दिशाम साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब वाकई काफ़ी डिस्कम्फर्ट का शिकार थे। और जैसे लखारी साहब ने कहा कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और ख़ास तौर पर जो पार्टीज़ के अंदर डिसइंटीग्रेशन है, मुख्तलिफ लीडरशिप के ऊपर आने के बाद और उनको सीनियर लेवल तक पहुँचने के बाद जब उनको भी अपनी स्पेस नहीं मिलती तो उनकी चीखों पुकार शुरू होती है, और फिर वो इधर उधर देखते हैं। ज़ाहिर बात है यही लोग हैं पिछले कई सालों से सियासत के अंदर सरगर्म है, और उनकी एक हैसियत है, बल्कि सियासत की इंडस्ट्री के अंदर उनका एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के तौर पे वो अपने टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उसका रिटर्न मिले, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक है, राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसिफ थे, या इवन हम जो है वो खाकान अब्बासी साहब हैं। तो उनके जो खफा होने की मेन वजह यह है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या अपनी पार्टी के अंदर उनको स्पेस नहीं मिलती। एक तो बात ये हुई। दूसरा, इससे पहले जो आपने शहबाज शरीफ साहब की पावर की जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चलाने वाले दो इम्पॉर्टेंट सतून है, एक है पटवारी और दूसरे हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और हुकूमत का ढांचा चलाने के लिए यही लोग काम करते हैं, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग समझे जाते हैं। इस वक्त आप देखें टॉप के सेक्रेटरीज और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 20-21 गाड़ियाँ इनके पास हैं, अनलिमिटेड इनके फ्यूल एक्सपेंडिचर्स हैं, अनलिमिटेड इनके इंटरटेनमेंट फंड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैकमेल करता है आपकी सियासी जमातों को भी और सियासतदानों को भी। दूसरा देखिए, एक जो आम बात शाम साहब ने की वो यही है कि ये लोग यही चीखों पुकार करेंगे कि जनाब इनको पावर्स नहीं दी जा रही। जब समरीज लीक होती है, चीज़ें आउट होती है, तो मेरे ख्याल में यही समझा गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब कि आप जिम्मेदारी इन्हीं पे डालें, इन्हीं के हद तक डिसीजन हो। बाकी डिसीजन उन्होंने हुकूमत की मर्जी से करने और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से करने, इसमें कोई दूसरी राय मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है।
नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी की आदत देने की एक बड़ी वजह मुझे ये भी नजर आती है कि खानदान के तमाम लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमजा शहबाज साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मरीम नवाज साहिबा वो खुद और उनके अहम लोग जो है वो पार्टी में जो है वो पंजाब के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। तो पार्टी को लीड कौन करेगा? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं चाहेंगे कि ख्वाजा साद रफीक या सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो टॉप पे आए। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा मेरे ख्याल में कुछ एक मैसेज PMLN के अंदर ये भी दिया जा रहा है कि अगर हम हुकूमत में हैं भी तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए को, उसी बयानिए को वोट के इज्जत दे वाला जो बयानिया है। और आप शायद मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि वो उसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे जाने की भी कोशिश करेंगे ताकि कल जो है वो अवाम के पास दोबारा जाने की पोजीशन में हो सके। सर ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन हम्माद आप समझते हैं काबीना ने इख्तियारात वापस लिए? ये तो वाजे कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से कि ऐसा कुछ नहीं है, वज़ीर आज़म की जानिब से खुद वजारतों को इख्तियारात दिए गए। तो इस मामले पे क्या कहिएगा? और वाकई ऐसा लगता है कि नून लीग की क़यादत भी अब इंतशार का शिकार है? जी, कैबिनेट की बात जहाँ तक है तो ऑल दो कानून तो हमारा ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैबिनेट के रोल के ऊपर बहुत क्लियर है, उसमें कैबिनेट को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कैबिनेट के जो मेंबरान हैं वो प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर तक की जब तक एंजॉय करते हैं तब तक ही वो इस ऑफिस में रह सकते हैं। तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर से इख्तियार वापस ले सकते हैं या उसकी मर्जी के बगैर कैसे किसी चीज को अप्रूव कर सकते हैं? इमरान खान साहब के दौर में भी हमने देखा कि कैबिनेट एक रबर स्टैंप रही है। अभी भी हमारे मुल्क में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कैबिनेट एक रबर स्टैंप होती है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी की मर्जी से सारा कुछ हो रहा होता है। तो लिहाजा ये कह देना कि कैबिनेट ने पावर्स ले ली हैं और प्राइम मिनिस्टर से पावर्स छीन ली गई है और कैबिनेट की तरफ से छीनी गई है, शायद ये बात 100% दुरुस्त ना हो। तो इसकी जो क्लैरिफिकेशन आई है मैं उस पर बिलीव करूंगा कि शायद वो बात दुरुस्त है जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरी बात, जो एक्सपर्ट्स को हायर करने की है, तो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर देखिए तो कंपनीज एक्सपर्ट्स को, कंसल्टेंट्स को गाहे बगाहे एंगेज करती रहती हैं। जैसे तशाम साहब ने बताया कि पहली हुकूमतें भी करती रही हैं। ये पॉलिसी भी जो है शायद वो मिस कर गए, PTI के टाइम पर दोबारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। अच्छी बात है, ये सहरा उनकी तरफ जाता है। जहां ये सहरा उनकी तरफ जाता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वहां पर मैं शहबाज शरीफ साहब को भी इस चीज का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज होता है, तो इसको रोल बैक करने की बजाय इसको इंप्रूव किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज जब हम बात करते थे MNAs वगैरह से या मिनिस्टर से या किसी हुकूमती ओहदेदारान से, तो सबसे बड़ा इशू हमें यह समझ आता था पिछली हुकूमत का कि सैचुरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब या आजम खान साहब की हद तक फैसले होते हैं और वजारतें और जो मिनिस्ट्रीज हैं वो गैर फाल हैं। तो इस चीज को सामने रखते हुए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपने पावर्स डेलीगेट की हैं तो ये बजाहिर मेरी नजदीक एक अच्छी चीज है। इसका हमें सराहना चाहिए। जहां पर भी डेलीगेशन ऑफ पावर इस मुल्क में हुई है उसको सराहना चाहिए। खा वो 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने की हो तो वो सहरा आज तक वही ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज आप देखें तो कमेटीज बना दी गई हैं, चीफ जस्टिस साहब अपनी पावर्स को आगे बांट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। MQM दूसरी तरफ कह रही है लोकल गवर्नमेंट बनाओ, वो भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स ही की बात है, उसकी भी हमें सराहना चाहिए। हमारे मुल्क में हमेशा ये बात होती है कि इख्तियारात का तजावुज किया जाता है। ऐसे में अगर इख्तियारात बांटे जा रहे हैं या महदूद किए जा रहे हैं तो ये एक अच्छी रविश है, इसको हमें सराहना चाहिए। ये ताज़ा हवा का झोंका है, इसको हमें मजीद इंकरेज करना चाहिए। इसको हाँ ये भी है कि आने वाले वक्त में हमें इसको दोबारा रिविजिट जरूर करना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी वाकई ही डेलीगेट ये पावर्स की गई हैं, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हुई है, क्या मेरिट वाकई रहा है। जैसे पिछले दौर में हमने देखा कि ये पॉलिसी आई जरूर लेकिन सियासी या इंतजामी कमजोरियों की वजह से वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई। तो इस हुकूमत को भी कुछ अरसे बाद हमें दोबारा रीवैल्यूएट करना चाहिए। जहां तक बात आपकी नवाज शरीफ साहब के बारे में है तो वो 10-12 दिन पहले जो शो था उसमें मैं इस बात को कह चुका हूं कि अगर किसी की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो इतना अनसेरेमोनियल एग्जिट जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से उनकी ये किसी भी की अगर ये राय है तो वो राय शायद हकीकत के बहुत ज्यादा करीब नहीं है। PMLN के पास और कोई रास्ता है ही नहीं कि वो अपने आप को अवामी सतह पर दोबारा से रीऑर्गेनाइज करे, क्योंकि इसके बड़े बड़े लोग जो हारे हैं, खास तौर पे फैसलाबाद में यही बात कही गई थी कि ये लोग एक्सेसिबल नहीं है, अपने हल्के में अप्रोचेबल नहीं है। और बाद में हमने देखा कि अभी इलेक्शंस में जो PMLN के ही नए लोग आए हैं सामने, बैरिस्टर अकील आए हैं, उनका जो मोटो था वो एक्सेसिबिलिटी को लेके आए। तो ये PMLN को इस चीज का अंदाजा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और उसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल, फिल वक्त ऐसे ही लगता है कि नून को इस वक्त वाज़े तौर पर इदराक हो चुका है कि अब नवाज शरीफ की नून को बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम तो आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन, आपको बताएं कि पार्टी पोजीशन की फेहरिस्त जारी कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगर बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर मौजूद है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 120 हो गई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद की बात करें तो वो तादाद 82 हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि आने वाले दिनों में अगर हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा और अगर खैबर पख्तूनख्वा निकला तो बानी पीटीआई को रिहा करवा कर जाएंगे और अगर हम बाहर निकले और हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, जिस पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने वाले आए तो बतौर हुक्मरान इनके लिए वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा साहब डार की अगर बात करें तो डार साहब ने इस वक्त पीटीआई को साथ चलने का मशवरा दे दिया है। अब ये क्या सूरत हाल है, लगारी सब समझते हैं। एक जानिब नून लीग पीटीआई की तर्ज सियासत को देखते हुए कह रही है कि मुल्क की सियासत के मफाद में साथ मिलकर चले तो बेहतर है, साथ साथ वज़ीर आला केपी इस वक्त इंतशार से भरपूर बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा करने की धमकी दे दी। सियासत अब यहाँ तक आ गई है कि लोग जो हैं कहेंगे कि हम कैपिटल पर जाएंगे और पाकिस्तान फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर है, जो फेडरेशन का सदर मकाम है, हम जाकर वहाँ कब्ज़ा कर लेंगे। यहाँ ये सूरत हाल आ गई है, यानी कि प्रोविंसेस में ये कौन सा बगावत का उनसर दिखाई दे रहा है। और ये कि ये अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल ख़ान की हद तक हैं, इससे आगे नहीं, बन्नू में नहीं, कर्क में नहीं, कोहाट में नहीं, पेशावर में नहीं, मतलब पार्टी उनके साथ है, यानी पार्टी उनकी है, जो भी है पीटीआई नाम उसका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, लेकिन उनके साथ इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए कौन जाएगा साथ में? किसी एक का भी नाम बताएंगे कौन होंगे जो उनके साथ जाएंगे, चलें आप इस्लामाबाद कब्जा करने के लिए, तो वहाँ कब्जा होने के लिए वहाँ तैयार बैठे हैं? क्या इस्लामाबाद जो है वो बैठा हुआ है कि जनाब आएँ और शहजादे आकर कब्जा कर लें मुल्क के ऊपर या मुल्क के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लें? मेरे ख्याल में एक इंतहाई फजूल बात है और इस तरह की बातें माजी में भी इनके लिए नुकसानदेह साबित हुई और अब भी इनके लिए नुकसानदेह साबित होंगी। ये लहजा तो किसी का भी कोई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि जनाब ये कहा जाए कि वफाक के दारुल हुकूमत पर जाकर कब्जा कर लेंगे। ये किसी कोई सियासी पार्टी इस तरह का ऐलान नहीं कर सकती है, ना इस तरह की बातें कर सकती है। जहाँ तक PMLN की बात है तो ज़ाहिर है PMLN अपनी हैसियत में है और ये जो पार्टी पोजीशन आई है इसके तहत जो कायमा कमेटियाँ बनेंगी उसका मुझे समझ में नहीं आता है कि ठीक है जी, एक कोटा होगा जो PMLN को मिलेगा, एक होगा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, एक होगा जो उनको मिलेगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, उनकी अददी अक्सरियत भी देख लें। फिर उसके बाद जो चौथी बड़ी पार्टी है MKM उसे क्या मिलेगा, पांचवी बड़ी पार्टी जो है JUI उसको क्या मिलेगा। 4 सीटों वाली IPP के लिए तो कोटा रखा जा रहा है कि उसे हम एक कमेटी के सरबराही देंगे, लेकिन बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से तमाशे की बातें हो रही हैं, हम वो भी तमाशा देख रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में यही लिखा है कि हम तमाशे देखते रहें। सही, ये एक यकीनी तौर पे बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन शरेजी साहब, आप समझते हैं जिस तरह से एक वज़ीर आला KP की जानिब से ये बात कर देना कि जी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जाएगा, बहुत बड़ी धांधली की गई है, क्या ये किसी तरह भी जस्टिफाई हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में एक इलेक्टेड वज़ीर आला की जानिब से इतनी बड़ी धमकी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और अगर ये उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे किए और हेडलाइन में आने के लिए किए तो अलग बात है। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर वाकई कोई ऐसा अमल होता है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है तो मुझे खदशा है कि एक और मई 9 करने जा रहे हैं ये लोग। ये मेरे ख्याल में बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म का एक रवैया है। उसी 9 मई के ऊपर जो है जो हालात हुए सियासत के, सियासी जमातों के और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के, तो आज वो जितने इंतशार का शिकार है और जितनी मुश्किलात का शिकार है, तो क्या गंडापुर साहब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके ये एक और 9 मई की तरफ जाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक पार्लिमानी सियासत के अंदर आए हैं, आपको सूबे के तकरीबन 90-95% लोगों ने जो है वो वोट दिया है। अब उसका मतलब तो ये नहीं कि इसका मतलब तमाम खैबर पुख्तूनख्वा के लोग इस्लामाबाद पे हमला करने जा रहे हैं।
लेकिन फेडरेशन एक पाकिस्तान की सालमियत की अलामत है, और मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो तमाम लोग उठकर जो है वो चल पड़ेंगे और जाके इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। ऐसा होगा नहीं। ये अगर दावा है गंडापुर साहब का तो फिर जाहिर बात है वो गंडासा उठा के खुद चल पड़ेंगे। दूसरा देखिए, जो आम नुकता इस वक्त PMLN की जानिब से और दूसरी जो इक़्तिदार जमातों की जानिब से रवैया, वो भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना मुझे इस लिहाज से नजर आता है कि आप बेशक अपोजिशन को सीरियसली आप भी लें, अपोजिशन के इश्यूज को भी देखें, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को स्पेस भी दें, उनको कायमा कमेटीज के अंदर भी इंक्लूड करें, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आप इंगेज करें। क्योंकि देखें, जैसे लगारी साहब कह रहे थे कि ये तमाशे, अगर हम मीडिया के अंदर ये तमाशा रोज होता है, रोज स्टेटमेंट आती है, एक उधर से बड़क मारता है, दूसरा उधर से बड़क मारता है, ये पंजाबी फिल्म तो है नहीं। क्योंकि इधर से राना साहब जो है इससे पहले वो इस किस्म के बयानात देते रहे, अब ख्वाजा साद रफीक साहब दे रहे। बिल्कुल अमीनुल्लाह गंडापुर को मैं नहीं समझता कि ऐसा बयान देना चाहिए। साथ आज उन्होंने दो बातें जरूर की, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। देखें, सूबे जो है वाकई वो इकाइयां हैं जो कि मुल्क को बनाती हैं और मुल्क के फेडरेशन को बनाती हैं, लेकिन अब अगर आप सूबों के साथ जाती करेंगे तो बेशक उनका हक बनता है कि उस बात पे बात करें। आज दो तीन बातें जो वीडियो लिंक पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर ने जरूर दो तीन चार बातें उठाई। एक आपका कार्बन क्रेडिट की बात उन्होंने की, दूसरा उन्होंने फॉरेस्ट की रॉयल्टी की बात की, तीसरा उन्होंने टोबैको सेस की बात की कि 300 मिलियन जो है वो अरब रुपए वो हर साल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठा करके फेडरेशन को देता है और उसका हिस्सा नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सूबों को उनके हुकूक दें, चाहे वो नेट हाइडल प्रॉफिट के, चाहे वो डिविजिबल पूल के, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, चाहे वो वॉर ऑन टेरर के। मेरे ख्याल में अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है तो फेडरेशन और जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। और इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना रवैये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को इससे कोई फर्क पड़े ना पड़े, सियासी जमातों को इससे फर्क पड़े ना पड़े। लेकिन हम बात, आपके इस पे क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ भी वही है जो मेरे दो सीनियर्स ने दिया है। बेसिकली हम मदारियों के हाथ आए हुए हैं और तमाशबीन कौम है हम। तो ऐसी बातें हमारे लिए पहले भी होती रही हैं। पहले कभी कोई मशवरा देता रहा है कि वफाक से ताल्लुक तोड़ दो, पहले कभी कहा जाता है कि सर फाड़ दो रिश्वतखोर का, फिर कहा जाता है कि अब हम कब्जा करने जा रहे हैं। तो इस किस्म के बयानात अफसोसनाक हैं, परेशान कुन है, इनको डिस्करेज करना चाहिए हमें। ये बात जायज़ है कि PTI एक सियासी जमात है और उसको अपने नज़रियात की हिफाजत करने का और तशहीर करने का, अपनी शनाख्त की हिफाजत करने का और तशहीर करने का हक होना चाहिए, और ये हक वो जल्द से जलूसों के तहत थ्रू ही जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाकी तमाम पाकिस्तानियों का भी हक है कि वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें और अमन और अमान का दामन हाथ से छोड़े बगैर जो है सियासत को और धर्रों की सियासत की तरफ मत जाए। तो इस चीज के हमें आना चाहिए। हमें दूसरी एक बहुत जरूरी बात है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जहां किसी के अच्छे अल्फाज को ये कह के रिजेक्ट नहीं करने वाला कोई नहीं होते कि इसकी नीयत पे खोट है, वहां हम किसी के बज़ाहिर इश्तियाल अंगेज बयान को भी डिफेंड करना हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके ऐसे बयानात को डिफेंड करें। हमें इनको डिस्करेज करना चाहिए, मना करना चाहिए, इन चीजों को यहाँ रोकना चाहिए। ये पोलराइजेशन जितनी बढ़ेगी, ये मुल्क ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुका है उसकी वजह से, और ये मजीद नुकसानात की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हुकूमत की तरफ से भी ऐसे बयान नहीं आना चाहिए। ख्वाजा साद साहब एक बड़े इससे पहले बड़ा खंदा पेशानी का मुजाहरा कर चुके हैं जब उन्होंने अपनी हार को बड़े खुले दिल से तस्लीम किया और जमहूरी रिवायत को बरकरार रखा। तो अभी भी जमहूरी रिवायत को आगे बरकरार रखें। वो इस किस्म का बयानात वो किस हैसियत में दे रहे हैं? ना तो वो हुकूमत का हिस्सा है, ना या वो उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो कैसे रोक सकते हैं? क्या ये पार्टी पॉलिसी दी है उन्होंने या अपना जाती बयान दिया है? तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि एहतजाज की खबर इतनी बड़ी खबर नहीं होती। एहतजाज के ऊपर जो ताकत का इस्तेमाल होता है वो ज्यादा बड़ी खबर होती है। वो इन एहतजाजों को तकवीयत बख्शता है, वो इनको लाइफ लाइन होता है। तो ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं वो नुकसान ना पहुंचा। बिल्कुल, अल्फाज का जो चुनाव है वो बहुत जरूरी है। लेकिन एहतशाम साहब, ये तो यकीनी तौर पर खुशाइन है कि डार साहब मुसलसल नून लीग की क़यादत, और डार साहब ने भी रिसेंटली कह दिया कि PTI साथ मिलकर चले, ये तो खुशाइन है। लेकिन जिस तरह से वज़ीर आला KP मुसलसल बयानात दे रहे, उससे बाज़े लगता है कि उन्हें अपने मनसब का, अपने ओहदे का यकीनी तौर पे फिर या तो इदराक नहीं है या फिर वाकई उनकी पार्टी पॉलिसी है। गौर देखिए, आमतौर पे हमने देखा है कि कहा जाता है कि स्कूल में अगर कोई सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा होता है किसी क्लास में तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, तो एंड देन ही स्टार्ट्स बिहेविंग कि नहीं भी अब तो मुझ पर जिम्मेदारी आ गई, मुझे नहीं करना चाहिए। देखिए, माजी में भी गंडापुर साहब इतने सख्त इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के अब उनका ये बयान दिया तो मैं तो जाहिर शाह साहब मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे
कि वो किस मूड में थे, किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे, कहीं आलम बाला से बोल रहे थे, क्या था उनका मसला। उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी के सारे लोगों ने डिस्टेंस किया है। मैं अगले दिन देख रहा था शहरियार अफरीदी का प्रोग्राम, उनसे बार बार यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। और इन सो मेनी वोट वो यही कहना चाह रहे थे कि क्या झक मारी, आप कहना भी नहीं चाह रहे थे चीफ मिनिस्टर क्या कहें। देखिए बुनियादी सवाल यह है कि अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी जो बात हो रही है कि जी हमाद कह रहे थे कि इन्हें साद रफ़ीक साहब को बयान देने की क्या ज़रूरत थी कि वो कोई पार्टी के हेड हैं नहीं है। मैं कहता हूँ जी वो इतने ज़ीरक आदमी हैं, उनसे मैं तवक्को नहीं कर सकता था कि एक अहमकाना बात मादत के साथ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने की है, उस पर उनको कमेंट ही नहीं करना चाहिए था, उसे टोटली इग्नोर करना चाहिए था। देखें इस तरह तो रियासतें नहीं चलती, इस तरह तो सूबों और सेंटर के दरमियान कोऑर्डिनेशन कभी बेहतर नहीं होता। अब सवाल यह है कि जी इस वक्त कन्फ्रंटेशन तसादम की पॉलिसी, लोग कह रहे थे कि जी 2 इलेक्शन हो गए हैं, अब ये 2 साल से गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल और हम देख रहे हैं जो अदम इस्तेहकाम है उसमें कमी आएगी, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो आप रवैया चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनाया KP का, तो ये तो मेरा ख्याल है ये अब डेफिनेटली जिस तरह से डांट पड़ी है, उन्होंने आके कहा है अपने मरवत साहब ने कि मुझे डांट पड़ी है कि जो मैंने बयान सऊदी अरब के बारे में दिया था बानी PTI की तरफ से, तो आई एम श्योर ये शायद उनकी तरफ से भी कम से कम आपको मुझे दिखाने के लिए ज़रूर बात की जाएगी। अब सवाल यह है कि जी क्या आप इस तरह का रवैया रख के अपने मसाइल हल कर सकते हैं। देखिए KP में जिस तरह अभी ज़ाहिर शाह बता रहे हैं इतने मसाइल हैं कोई हिसाब कोई नहीं, दहशत गर्दी है, फंड नहीं है, BRT का वो जनाब वो मसला है, उसका 60,000 रुपया उसका कर्जा देना पड़ता है, उस किस्त देनी पड़ती है, बहुत सारे मसाइल हैं। आपको तो चाहते हैं बेतरतीब एक तरतीब होती है, आप अपने मसाइल हल के लिए आप बैठे उनके साथ। अब ये किसने इनके दिमागों में डाल दिया, माजर के साथ ये बानी PTI ने डाल दिया कि नहीं भाई आप मज़ामत करेंगे तो मफामत होगी। एक अरसा तक तो मरियम नवाज ने भी यही किया। अब सवाल यह है कि जी इस मुल्क को चलाना है कि नहीं चलाना, कहाँ पे गलतियाँ होनी। अभी देखें पाकिस्तान में अगले दिन देख के मैं अभी दोस्तों से बात कर रहा था, अज़्बकिस्तान ने भी मना कर दिया कि जी पाकिस्तानी हमारे इधर नहीं आएंगे। टोटल मेरे ख्याल अब 8-10 मुल्क रह गए हैं जिबूटी टाइप के जहाँ जाने की इजाज़त है। मेरा ख्याल है बानी PTI को नोटिस लेना चाहिए जैसे मरवत के बयान पे लिया था। और दूसरा ये कि पार्टी की आदत को सोचना चाहिए कि जी एक वर्किंग रिलेशनशिप रखे, भले आप लड़ाई करते रहे, आपने आप जाके अपने फंड लेने हैं और बहुत सारे आपके इश्यूज हैं। अभी देखें शहबाज शरीफ साहब गए थे सिंध, बड़े खूबसूरत तरीके से मुराद अली शाह ने अपनी बातें पेश की, अपनी मुतालबात पेश किए, उनको काजी करेंगे। जब आप एंटेगनाइज करेंगे, जब आप दावे करेंगे, जब आप इस तरह की बातें करेंगे, हम चढ़ दौड़ेंगे, कब्जा कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे। एक जुमला मैं ऐड कर दूं, और ये मौका बड़ा मेरे ख्याल में इंतहाई अहम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और एक बड़ी बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की। इस मौके पर अगर आप इस्लामाबाद में चढ़ाई की बात करें तो इसका क्या मैसेज है? क्या वाकई पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज है कि जहाँ लोग जत्थे लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, तो मैसेज हम दुनिया को क्या दें? आखिरी बात गौर, आखिरी बात देखें, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अभी आज देख लें इन्होंने बानी PTI की रिहाई के लिए बाकी जगहों पे आज इन्होंने आप इस्लामाबाद में भी रैली निकाली, आप देख लें कितने लोग थे बाकी जगहों पे भी। अब ये आप देख लें कि 9 मई के बाद की सूरत-ए-हाल, इलेक्शन के बाद जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि PMLN एक बड़ी जमात बन गई है, इसलिए बन गई है कि वोटर बाद नहीं निकला इनका, वो डिसग्रंटल होकर बैठ गया। वो कहते नहीं भाई अब इनका तो आगे पीछे पता ही नहीं क्या करने जा रहे हैं, ये तो तसादम करके देखें ना, सारे लोग हैं। ज़िमनी इंतखाब में तो हमेशा आप देख लें गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है ना वो जीत रही होती। मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए पार्टी की क़यादत के अंदर, इस तरह की बातें करके आप मज़ीद पार्टी को ख्वार करेंगे। मुफाहमत यकीनी तौर पर किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। सर भी बात करेंगे, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और नाज़रीन अब कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत में होने वाले इंतखाबात की, जहां इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जिसमें 12 रियासतों के 88 हलकों के लिए अलावा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में भी वोटिंग होगी। जबकि मोदी मुस्लिम मुखालिफ कार्ड के जरिए मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखते दिखाई देते हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से अब इस पे ये जानते हैं कि ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं इस पे एक नफरत अंगेज सियासत करने वाले मोदी अगर दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं, ज़ाहिर शराजी साहब समझते हैं कि इसके क्या मुहर्रिकात होंगे, और अगर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे का जिक्र करें तो उस पर क्या असरात होंगे? देखिए हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10-15 साल से जो एक हिंदुआता का कॉन्सेप्ट है और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू
आइडियोलॉजी को इम्पोज किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को समझती रही है वो इस वक्त मेरे ख्याल में इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज और रिलीजियस इंटॉलरेंस का एक सबूत दे रही है। आप NRC देखें, आप कश्मीर के अंदर AAC देखें, ये जो इतने भी मुस्लिम मुखालिफ किस्म के जो है कवानीन लाए गए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आबादी को, और आप बंगाल के अंदर देखें, ये तमाम इनिशिएटिव इसीलिए थे कि शायद इलेक्शन के लिए मोदी साहब यही तैयारी कर रहे थे, और जिस तरीके से वो अब हिंदुस्तान के रहने वालों को इस बात पे मजबूर कर रहे थे कि आप जो अपनी आइडेंटिटी शो करें कि वाकई आप हिंदुस्तानी हैं भी कि नहीं, तो एक बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है कि जो इलेक्शन स्टंट अगेन था वो एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स के ऊपर मोदी साहब जो है वो या उनकी जमात जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है वो यही कुछ करती रही है। अब ये देखना होगा कि दुनिया के अंदर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो फासिस्ट हुकूमत है वो किस तरीके से अपने मुखालिफिन को क्रश कर रही है, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर है, चाहे वो पंजाब के अंदर है, चाहे वो सिख मूवमेंट के अंदर, या मुसलमानों को तो आप बिल्कुल मेन टारगेट है। और इस वक्त जो उनका इनिशिएटिव है शायद वो दुनिया के अंदर भी कंडेम किया जा रहा है कि जो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज है वो जो है वो मोदी साहब अगेन दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। दूसरा देखिए जो इन्फ्लुएंस है, बार बार हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जमात है वो इन्फ्लुएंस्ड है इसराइली मॉडल से, और जिस तरीके से वहां पे इसराइली एट्रॉसिटीज थी वो हिंदुस्तान के अंदर पहले कश्मीर में ट्राई की गई, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम अकलियतों के खिलाफ ट्राई की जा रही है। आप क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिखों को टारगेट कर रहे हैं, लो कास्ट हिंदूज को कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये लगता है कि अगर इस दफा वाकई मोदी साहब हुकूमत में आते हैं तो हिंदुस्तान का एक जो मकरू चेहरा है वो तमाम दुनिया के आगे भी आया होगा, और लगता है कि अब हिंदुस्तान की अपनी जो कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का वक्त भी आ गया जी। लेकिन लखाई साहब आप समझते हैं बाकी जो इसराइली मॉडल की बात की, और अगर बाकी नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो क्या मुहर्रक आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि ये एक हुकूमत लग रहा है कि जनाब इन्होंने कामयाब कर लिया है, अपने 10 साल गुजार लिए हैं और कामयाबी से गुजारे हैं। लेकिन उसमें जो बेसिक एलिमेंट हुआ है वो ये कि इंडियन मईशत तो मजबूत हुई है, लेकिन इंडिया बतौर स्टेट के, बतौर मुमलिकत के, बतौर एक रियासत के वो नाकाम हुआ है, और वो उसकी नाकामियाँ बहुत फैल रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिन 6 मरकज़ी सूबों में जो तारीख चली थी अवाम की, क्या वो तारीख दम तोड़ गई है? अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जनाब किसान जो हैं वो 2 सूबों में, पंजाब में और हरियाणा में, वो बहुत शिद्दत के साथ निकले और उन्होंने अपना भरपूर एहतजाज किया। और इसके अलावा अक़लियतें जो हैं पूरे मुल्क के अंदर गैर महफूज हैं। जैसे बता रहे थे जनाब हमारे ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, इस तरह की सूरत हाल तो मशरक़ में है। पूरे का पूरा मणिपुर जो है, नागालैंड, मिज़ोरम, आसाम, ये सारे सूबे जो हैं वो बिल्कुल अलहदा होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी तरह से वो एंड के जो इलाके हैं यानी तमिलनाडु, वो इनके साथ बिल्कुल नहीं लगा खा रहे हैं। ये बहुत से अनरेस्ट मौजूद है। बंगाल के अंदर मोदी का नाम सुनने को कोई तैयार नहीं है। मोदी का ख्याल है कि जनाब वो वहाँ पर जो है इस्लाम के और जो है इस्लामी शार की बातें करके और अपने आप को एक बड़ा दूसरा पोस्टर दिखाकर वो बंगाल के अवाम को वो कर देंगे कि अपनी जानिब मायल कर देंगे, या बिहार के अवाम को कर देंगे। वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि बहुत से इलाकों में उनकी जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जो इंडिया है उसके अंदर भी बहुत अनरेस्ट है, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर भी इनको बहुत परेशानियों का सामना है। अब चीज़ें जो हैं वो खुल कर आएंगी, और जो इनका गले पड़ेगा वो यही होगा, जो एंटी मुस्लिम इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है वो इनके गले पड़ेगा, और कश्मीर को इनको साबिका पोजीशन बहाल करनी पड़ेगी, और जाना पड़ेगा कश्मीर के अवाम को उनका हक देने के लिए कि वो इस्तिस्वाब राय करें और अपने बारे में खुद फैसला करें। सही। अच्छा एहतशाम साहब, ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एंटी मुस्लिम बयानिया जिस तरह से भारत का है कितना मजबूत है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी वाकई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो आगे किस तरह से सियासी मामला दोनों मुल्कों के दरमियान देख रहे? देखिए, बुनियादी सवाल जो इस वक्त इंडिया में भी पूछा जा रहा है ना गौहर, वो ये है कि पूरा मीडिया जो है ना वो कॉर्पोरेट मीडिया बन गया है। मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि मीडिया टोटली लेट गया है। वो कोई बात ऐसे नहीं करता कि जो मोदी के खिलाफ हो। वो कॉर्पोरेट मीडिया, जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्होंने मीडिया खरीद लिया, लिहाजा वहाँ तो कोई बात ही नहीं करता मोदी सरकार के खिलाफ। एक दूसरी बात जो मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम है कि इस सूरत हाल में कि अब वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, लोग ये वहाँ पर लिख भी रहे हैं कि जी आप देख लें कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 40 उनकी है, 1 करोड़ 30 अरब आबादी आपकी चाइना की।
वो कहते हैं इसमें 20 से 25 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए बड़ी आसाइशें पैदा हुई। आज भी इतनी बेरोज़गारी है, आज भी वहाँ पे जिसको कहते हैं गुर्बत है कि आप सोच नहीं सकती। अगले दिन मैं एक टीवी उनका इंटरव्यू देख रहा था किसी एक आदमी का, वो इस वक्त जंग की हालत में इजराइल और हमास की, वहाँ लोग जा रहे हैं 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए कि जी यहाँ तो नौकरी नहीं है, यहाँ तो किसी किस्म के पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखें एक मकरू चेहरा जो है ना वो इस जमहूरियत के नाम पे बचा हुआ उनका, लेकिन कब तक? अभी देख लें जिस तरह आपने देखा सिखों को मारा गया, एक सिख को मारा गया अपने कनाडा में, फिर पकड़े गए जो मारना चाहते थे एक उसमें आपके अमेरिका में, फिर वो रिएक्शन आया ऑस्ट्रेलिया से भी। तो इनको बड़ी हर तरफ से जो रसवाई हो रही है। अब सवाल है क्यों कर रहे हैं? देखें ये हमेशा एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान मामले को सामने रख के मोदी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। अब तो इस हद तक उन्होंने कह दिया कि जी घुसपैठिए हैं, इनको निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे। अभी आप देख रहे हैं अभी भी 20-22 करोड़ वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, उनके साथ क्या सलूक करेंगे किसी को नहीं पता। आखिरी बात इसमें ये है, आखिरी बात ये लुक को है कि ये इलेक्शन जीतने का स्टंट है, आखिरी दफ़ा अब इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बाद शायद वो ना लड़ें। वो अपनी चाहेंगे कि मैं लेगेसी को अच्छी छोड़ के जाऊँ, शायद उनको ख्याल हो कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। ये जो एक सेकुलर था ना हिंदुस्तान, वो तो तबाही फिर गई, सेकुलर रहा ही नहीं है। अंदर से भी आवाज़ें आ रही, लेकिन लोग डर गए, टेरराइज हो चुके हैं। अब देखना है कि यहाँ तो फिर आवाज़ें हैं, हिंदुस्तान का तो मीडिया बिल्कुल मौक़िफ़ पे क्या कहिएगा? साथ साथ अगर वाकई मोदी सरकार हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्या देख रहे हैं फिर? हुकूमत बनाती है या नहीं बनाती, अगर वहां की अदलिया आज़ाद है तो मोदी साहब को इस वक्त 3 साल के लिए जेल होनी चाहिए, जो बयान उन्होंने दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका अपना इंडियन पीनल कोड कह रहा है, सेक्शन 153A, कि जिसमें भी आप मजहबी बुनियाद पे किसी 2 ग्रोहों को लड़ाएंगे तो उसकी सजा 3 साल कैद है। और ये बात वहां के अपने एडवोकेट्स भी कर रहे हैं जो किसी हद तक आवाज उठा सकते हैं। तो कुछ अगर मीडिया आज़ाद है, कुछ सोशल मीडिया आज़ाद है, तो वहां पर ये बात बहस चल रही है। अगर आप इनकी इस तकरीर के ऊपर बात करें तो ये तकरीर भी जो इन्होंने की है ये सरासर झूठ पे मबनी है, प्रोपेगेंडा पे मबनी है, इसमें फैक्ट्स कहीं पे भी नहीं है। जो घुसपैठिया की बात का सर ने भी जिक्र किया, उन्होंने घुसपैठिया कहा है, इस बारे में भी उनके पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये दिखाने के लिए कि इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में कितनी बार हुई है और कौन कौन आया है और उसके क्या नंबर्स हैं और उनकी क्या रिलीजन है। और इस बात का कन्फेशन पार्लियामेंट में खुद बीजेपी सरकार कम से कम 16 बार कर चुकी है 2014 के बाद से अब तक, कि उनके पास कोई स्टैट्स नहीं है जिससे साबित कर सकें कि कौन सा मजहब या कौन सी कौमियत से लोग यहां पर आए हैं। तो ये बात तो यहां पर झूठ साबित होती है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। ये बात वो पहली बार नहीं कह रहे, वो पहले भी कह चुके हैं मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप्स को कि ये जो है क्या बेबी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। ये बातें, ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं कि ज्यादा बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं, जबकि इनके अपने 6 बहन भाई हैं। तो उसमें वो भी मुसलमानों पर डाल दीजिए कि ये इसमें भी उनका कुछ किया धरा है। और मजीद वो जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सोशल और इकोनॉमिक क्लास के ऊपर इसका जो है मुनसर होता है कि कहां पर कितने बच्चे हो रहे हैं। इंडिया की अपनी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदू खवातीन के ज्यादा मुसलमान खवातीन से बच्चे हैं, तो वो भी अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, उत्तर प्रदेश देखा जाए, तमिलनाडु देखा जाए, आंध्र प्रदेश देखा जाए, तो वहां पर पता चलेगा कि वहां पर हिंदू औरतों की बच्चों की तादाद ज्यादा है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। जो तीसरी बात उन्होंने इसके अंदर की कि कांग्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चाहती है और आपके मंगलसूत्र छीन के, सोना चांदी छीन के मुसलमानों में बांट देगी। तो और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये मैनिफेस्टो में लिख दिया गया है। ऐसा कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। उसमें सिर्फ सोशल इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर सर्वेस की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है कि जो, और वो भी मुस्लिम्स के ऊपर सेंट्रिक करके नहीं की गई, वो ओवरऑल माइनॉरिटीज और जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन सब के बारे में की गई है। इक्वालिटी होनी चाहिए। भारत का मकरू चेहरा किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन फिलवक्त के लिए, चूंकि फिलवक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।